Hello and welcome to HK Tutorial Easy Study. Easy Study, Easy Learning. Simple language, simple explanation. Today we will do subject Marathi. Topic is Shyamche Bandhu Prem. So without wasting time, let us start. This is the topic Shyamche Bandhu Prem. Pandurang Sadashiv Sane 1899-1950 साने गुरुजींनी कथा, कविता, कादंबऱ्या असे विपुल ललित लेखन तसेच वैचारिक लेखन केलेले आहे. श्यामची आई, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादी त्याची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. श्यामची आई या पुस्तकातून हा पाठ घेतलेला आहे. श्यामच्या मनात आपल्या लहान भावंड्याविषयी असलेला जिव्हाळ्या व प्रेम तसेच आईने मुलांना दिलेली शिकवण यांचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे. इस लेसन में हम लोग श्यामचे बंधु प्रेम मतलब श्याम को अपने भाई के प्रति जो प्यार है उसको दर्शाया गया है. तो हम इस लेसन के माध्यम से जानेंगे कि वो उन्होंने अपने भाई के लिए कैसा उनका प्यार था, एक अनोखा प्यार उसको दर्शाया गया है. ये स्टोरी के माध्यम से हम इसे जानेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. मे महिन्याच्या सुट्टीत संपून मी परत दापोलीस शिकवण्यास गेलो. मई महीने की छुट्टी खत्म होते ही दापोली में मैं पढ़ने के लिए गया. शाळा सुरू झाली. स्कूल स्टार्ट हो चुके थे. पावसाळा ही सुरू झाला. बारिश भी शुरू हो चुकी थी. तृप्त जमिनीला मेघ सांत्वू लागले. जो जमीन थी वो तेज गर्मी से एकदम तप रही थी, तो बारिश की वर्षा ने उसे शांत किया. तापलेल्या जमिनीवर पाणी पड़े व कसा सुंदर वास सुटे. जब पहली बारिश धरती पर गिरती है तो भीनी भीनी मिट्टी की सुगंध आती है. ये सुगंध को इस लाइन से दर्शाया गया है. नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो. जब पहली बारिश होती है और धरती पर वो पानी गिरता है तो भीनी भीनी सुगंध को दर्शाया गया है और पूरे वातावरण में वो सुगंध फैल जाता है, मन को ठंडक देता है, वातावरण को खुशनुमा बनाता है. ये हमको बताया जा रहा है. गंधवती पृथ्वी. गंधवती गंध इज दैट इज द सुगंध, मतलब वो एक सेंट की तरह है. और पृथ्वी जो एकदम सुगंध से भर जाती है, इसलिए उसका नाम दिया है गंधवती पृथ्वी. कि जब पहली बारिश धरती पर गिरती है और भीनी भीनी मिट्टी की सुगंध आती है तो पृथ्वी एकदम सुंदर और सुगंधित हो जाती है. इसीलिए उसका नाम दिया हुआ है गंधवती पृथ्वी. या वचनाची त्यावेळेस आठवण येते. फलाफळात जो रस, जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो तो पृथ्वीच्याच पोटातला. मतलब फलों में, फूलों में जो सुगंध होता है, जो रस होता है वो नेचुरल होता है. तो ऐसे ही नेचुरल चीजों को दर्शाया गया है. घरून दापोलीस येताना या वेळेस मी एक निश्चय करून आला होता. दापोली में जब मैं पढ़ने के लिए आया तो मैंने घर में से एक संकल्प करके मैं आया था. देखते हैं कि वो कौन सा संकल्प था. सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट्ट धरून बसला होता. जब मैं छुट्टी के दिनों में घर पे था तो मेरे छोटे भाई ने बहुत जिद करके बैठा हुआ था. त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली. उस समय मेरे छोटे भाई ने सदरा इस कोट कोट पहनने का उसने जिद किया था. तो जब वो जिद कर रहा था तो उस समय मेरी मम्मी ने उसे क्या समझाया, मेरी मदर ने उसे क्या समझाया, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महिन्यांच्या नवीन सदरा शिवतील. कि जब तुम्हारे भाई बड़े होंगे, तुम्हारे बड़े भाई और भी बड़े हो जाएंगे, जब ये रोजगारी होतील मतलब जब ये काम करने लगेंगे, पैसा कमाने लगेंगे, तब तुमको 6 महीने के अंदर ही नया कोट ला कर देंगे, वो भी सिलवा कर तुमको नया कोट ला कर देंगे. आता नको हट धरू. तो मदर ने उसे समझाया कि तुम अभी मत जिद करो, भाई को बड़े होने दो, पैसे कमाने दो, तब तुम्हारे लिए वो कोट सिलवा कर लाएंगे. मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते. मतलब मेरे बचपन के दिनों में हम लोगों को कपड़ों की ज्यादा जानकारी नहीं थी.
कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते, मतलब कपडों की हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी. आम्हाला कोट माहितीच नव्हता. कोट क्या होता है ये हमें पता ही नहीं था. कित्येकदा 17ही वर्षा 2 वर्षांनी नवीन मिळवायचा कि जो नया कोट था वो भी साल 2 साल पर हमको एक कोट मिल जाता था. ठंडीच्या दिवसात धोतर चौघडी करून, ठंडी के दिनों में धोती मतलब उसको फोल्ड करके हम लोग गड्याशी बांधून शाळेत जावायचे. मतलब धोती को 4 फोल्ड करके इसी को पहन के हम लोग स्कूल चले जाते थे. मफलर नव्हते. मफलर नहीं था जो गले में पहना जाता है. जैकेटें नव्हती. बिना सिवलेस के जो कोट होता है उसको हम लोग जैकेट बोलते हैं. गरम कोट नव्हता. उस टाइम में गरम कोट नहीं था. माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता. मेरे छोटे भाई का कोट फट चुका था. आईने त्याला 2-3 गाबडल्या लावल्या होत्या. मम्मा ने उस कोट पर 2-3 अलग अलग जहां पर फटा हुआ था वहां पर नया कपड़ा लगा दिया था. मतलब कोट दिख तो रहा था लेकिन जहां जहां फटा हुआ था वहां पर दूसरा कपड़ा लगाया था जिसे हम बोलते हैं गाबड्या. तो वो लगा हुआ था उस कोट में. आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून न्यावायचा असे मी ठरवून आलो होतो. तो क्योंकि कोट फट चुका था और वहां पर 2-3 अलग अलग कपड़े के मतलब दिख रहे थे दाग, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं मेरे भाई के लिए नवीन नया मतलब कोट सिलवा कर लाकर दूंगा और ये मैंने निश्चय कर लिया था. परंतु पैसे कोठून आणायचे, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, तो ये उनको चिंता थी कि पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगा. माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत. मेरे डैडी जुडिशियल वर्क, कोर्ट कचहरी मतलब जुडिशियल वर्क, जो कोर्ट के काम होते हैं उस काम के सिलसिले में वो दापोली आते थे. तो वडील दापोलीस आले म्हणजे आणा 2 आणे मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे. तो जब मेरे डैडी आते थे तो वो मुझे खाने के लिए पैसे, उस टाइम का करेंसी यूनिट आना 2 आना वो मुझे खाने के लिए देके जाते थे. खाऊच्या पैशांतील 1 पैसाही खाऊ मध्ये न खर्चण्याची मी ठरवले. वो खाने के लिए जो मुझे पैसे देते थे, मतलब ये कोई पॉकेट मनी नहीं था जो बहुत कि पूरे महीने भर का तुमको मैं पैसे दे रहा हूँ. ये इतनी ज्यादा अमाउंट भी नहीं थी. खाने के पैसे जो बहुत ही लिमिटेड होते हैं वो पैसे उनको दिए जाते थे. उस पैसे को भी उन्होंने बचाया और निश्चय किया कि मैं इन पैसों से अपने छोटे भाई के लिए कोट सिलवा कर ले जाऊंगा. ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली. मतलब बारिश के महीने में हमारी स्कूल स्टार्ट हो चुकी थी. गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते. गणेश फेस्टिवल को स्टार्ट होने में 3 महीने बाकी थे. तेवढ्या महिन्यात या खाऊच्या पैशांच्या रुपयाभर जमला होता. उस 3 महीने में ये खाने के लिए जो पैसे मेरे डैडी ने मुझे दिए थे उसका 1 रुपया मैंने जमा कर लिया था. गणेश चतुर्थीस धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यावायचा असे मी मनात निश्चित केले. अभी गणपति फेस्टिवल में मैं मेरे भाई के लिए नया कोट सिलवा कर ले जाऊंगा, ये लेखक ने पोएट ने निश्चय किया था मन में. इट इज लेखक नॉट पोएट. पोइट्री जो लिखते हैं उनको हम कहते हैं पोएट. इन्होंने ये लेसन है, दिस इज लेखक. तो ध्येयवर डोळे होते, मतलब जो उन्होंने संकल्प किया था इसलिए उसके ऊपर ही उनका ध्यान था. रोज पैसे मोजत होतो. रोज मैं पैसों को गिनता था. गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली. गणेश फेस्टिवल एकदम पास में आ चुका था. मजजवळ 1 रुपया 2 आने जमले होते. मेरे पास 1 रुपया 2 आना जमा हो चुके थे. गौरी गणपतीला नवीन कपड़े करतात. गौरी गणपति में सब लोग नए कपड़ों को सिलवा कर पहनते हैं. आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आई बाप नवीन कपडे शिवतील. परंतु माझ्या भावास कोण शिवेल. माझ्या भावाला मी शिवून देईन. गणपति का फेस्टिवल जब आता है तो सब बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं. गांव के बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स उनके लिए नए कपड़े सिलकर देते हैं. लेकिन मेरे भाई को कौन नया कोट सिलकर देगा. तो वो मन में निश्चय करते हैं कि मैं उसके लिए सिलकर ले जाऊंगा. मी शिंप्यांकडे गेलो. मैं टेलर के पास गया. माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो.
मेरे साथ में मैंने भाई के उम्र के एक लड़के को मैं साथ ले गया ताकि उसके मेजरमेंट से कोट बने और मेरे भाई के शरीर में वो फिट बैठेगा. त्यांच्या अंगाचा कोट शिवण्यास मी सांगितले. जिस लड़के को मैं अपने साथ ले गया था उस मेजरमेंट के हिसाब से मैंने टेलर को सिलने के लिए दिया जो मेरे भाई के ही उम्र का था. 2 बार कापड़ घेतले. 2 मीटर मैंने कपड़े लिए. 2 बार मीन्स ये कपड़ों के मेजरमेंट को बताया जा रहा है. अर्धा वार अस्तर घेतला. कपड़ों के अंदर कॉटन का कपड़ा जो लगाया जाता है उसे हम कहते हैं अस्तर. तो वो उन्होंने आधा मीटर लिया. कोट तयार झाला. कोट रेडी हो गया सिलकर. जवळच्या पैसात सारा खर्च भागला. जो उनके पास 1 रुपया 2 आना जमा था उस पैसे में पूरा कोट का खर्चा निकल आया. तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रुने न्याले होते. वो कोट मैंने हाथ में लिया और उस टाइम में मेरी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे कि जो मेरा संकल्प था वो आज पूरा हुआ. मी घरी जाण्यास निघालो. लेकिन क्योंकि अभी वो दापोली में ही है, अभी वो अपने भाई के पास जाएंगे, तो उन्होंने घर जाने का निश्चय किया. मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले. मैं जिनके यहाँ रह रहा था उन्होंने कहा पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस. नदी नाल्याला पूर आले असतील. पिसईच्या पर्या सोंडेघरच्या पर्या यांना उतार नसेल. आमचे ऐक. तो जिनके यहाँ वो रुके थे उन्होंने कहा कि इतनी तेज बारिश में जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी हो चुका है, ऐसे में तो मत जाओ. सब जगह बाढ़ आ चुका है. चारों तरफ पानी ही पानी है. पिसई और सोंडेघर ये गांव थे दापोली में. ये भी पूरे गांव जो है वो पानी से भरा हुआ है और यहाँ पर कोई भी स्लोप नहीं है जहां से तुम बाहर आओगे. यहाँ पर सब बाजू से पानी ही पानी हो चुका है. लेकिन लेखक ने निश्चय किया था कि मैं जाकर ही रहूंगा. मी कोणाचे ऐकले नाही. मैंने किसी का नहीं सुना. हृदयात प्रेमपूर आला होता. मतलब मेरे दिल में ही प्रेम का बाढ़ आया हुआ था तो मैं कैसे रुकता. मेरा तो जाना तय था. तो नदी नाल्यास थोडीच भीक घालणार. मतलब ये नदी नाले मेरे लिए थोड़ी ना ऑब्स्टिकल बनेंगे. ये मेरे रास्ते का अड़चन बन ही नहीं सकते. नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो. नवीन कोट को उन्होंने कपड़े में बांधा और वो चल पड़े. पंख असते तर एकदम उड़ून गेलो असतो. अगर मेरे पास पंख होता तो मैं उड़कर पहुंच जाता अपने भाई के पास. चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हता. चलने का तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हो रहा था. मुझे कोई कष्ट ही नहीं हो रहा था. सुख स्वप्नात दंग होतो. मैं तो अपने सुख में खुश में मग्न था. आईला किती आनंद होईल या कल्पनेत मी होतो. मदर को मेरी कितनी खुशी होगी, मैं इस कल्पने में था. एक नानीटी जब वो जा रहे थे तब एक नानीटी माझ्या पायाजवळून उडून मारून गेली. जब वो जा रहे थे तो नानीटी एक स्नेक है, ग्रीन कलर का स्नेक. वो उनके बाजू में से उडी मार कर जा रहा था. नानीटी म्हणून एक सापाचा प्रकार आहे. तिचा हिरवा रंग असतो. उसका रंग ग्रीन था. नानीटी उड्या मारत जाते. मला जरा भीती वाटली. जब वो उड़ी मारकर जा रही थी तो मुझे थोड़ा सा डर लगा. जपून चालू लागलो. अब मैं एकदम संभल कर चल रहा था. पिसईच्या पर्या धुतडी भरून वाहत होते. ये गांव जो था वो पूरा ओवरफ्लो था. एकदम भरा हुआ था पूरा गांव. कहीं पे भी रोड रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे. गड्ढे हैं, पत्थर हैं, मतलब बहुत गहरा सा खड्डा है, ये कुछ पता नहीं चल रहा था. चारों तरफ पानी ही पानी था. त्याच्या पाण्याला ओढफार, मतलब कुछ अभी दिख ही नहीं रहा है. सब जगह बाढ़ आ चुका है. काय करायचे. आईचे नाव घेतले व शिरलो पाण्यात. मैंने अपनी मम्मी का नाम लिया और मैं पानी में उतर गया. हातात काठी होती. मेरे हाथ में लकड़ी थी. पुढे काठी टाकवायची मग पाऊल टाकायचे. कि पहले मैं लकड़ी को आगे रखता था फिर आगे अपना पैर बढ़ाता था. क्योंकि पानी इतना ऊपर तक भरा हुआ था कि उनको नीचे जमीन कहाँ पर है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. मी वाहून जाण्याचे बेतात होतो. मैं तो बहकर चले जाता. इतना भरपूर पानी था. परंतु कसा बसा बाहेर आलो. लेकिन मैं फिर भी किसी तरह बाहेर आ गया. इतर नदी नाल्याने प्रेमाने भेटाव्यास जाणारा तो नाला तो मला कसा बुडवेल. ये नदी नाले जो
प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये मुझे कैसे डुबोएंगी, क्योंकि मैं भी तो मेरे भाई की प्रेम में जा रहा हूँ। मी माझ्या भावास भेटवण्यास जात होतो, मैं भी तो मेरे भाई को इसी प्रेम में मिलने के लिए जा रहा था, तो ये मेरे लिए रास्ते का बंधन कैसे बन सकते थे। त्या नाल्या इतकाच उत्सुक होतो, धावपळ करत होतो कि मैं भी यही नदी नाले की तरह उत्सुक था और जोर मचा रहा था कि कितने जल्दी मैं जाकर अपने भाई से मिल लूं। त्या नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो। जैसे ही मतलब ये प्रेम से एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, वैसे ही मैं भी आतुर हूं अपने भाई से मिलने के लिए। रस्त्यातील खडी वर आली होती, रस्ते के पत्थर, खड़ी मीन्स पत्थर, ये ऊपर आ चुके थे। सुयांसारखे दगड पायांना खुपत होते, ये सुई की तरह पत्थर पैरों में चुभ रहे थे, परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते, लेकिन मेरा उस पर ध्यान ही नहीं था। अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याचे धड़पड़ चालली होती। अंधेरा होने के पहले ही मैं घर पर पहुंच जाऊं, इसके लिए मैं बहुत जोर मचा रहा था। परंतु वाटेस अंधार पडला, लेकिन रास्ते में ही अंधेरा हो गया। कड़ाड़ू कड़ाड़ू आवाज गरजत होते, कड़ाके की बारिश हो रही थी, विजा चमचम करत होत्या, बिजली चमक रही थी, खड़खड़ पाणी वाहत होते, तेज बारिश हो रही थी। त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो। त्या पंचमहाभूतांच्या मतलब 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, दैट इज स्काई, अर्थ, विंड, वाटर एंड फायर, ये पंच महाभूतों से जो ये संसार है, उसमें मैं मतलब उसमें मैं चले जा रहा था। शेवटी शेवटी एकदाच्या मी घरी आलो, आखिरकार में मैं अपने घर में पहुंच ही गया। ओलाचिंब होऊन गेलो होतो, एकदम से मैं भीग चुका था। आई, मी बाहेरून हाक मारली, माँ ऐसा करके उन्होंने पुकारा। हवेत फार गारठा आलेला होता, हवा एकदम ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि शाम के समय माहौल भी ठंडा हो जाता है और हवा भी एकदम ठंड हो जाती है, और ये उसमें भीगे हुए भी हैं। वडील संध्या करत होते व आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते। मेरे डैडी शाम के प्रेयर के लिए बैठे हुए थे और मदर ने शेगडीत निखारे मतलब हॉट कोल्स को सेकण्यासाठी दिले होते, उन्होंने इसको सेकडी पर रखा हुआ था। अण्णा आले, आई, अण्णा, धाकट्या भावाने दार उघडले, दोघे लहान भाऊ भेटले। जैसे ही छोटे भाई ने दरवाजा खोला, उसने कहा कि माँ, बड़े भाई आ गए हैं, बड़े भाई आ गए हैं। इतक्या पावसातून श्याम कसाला आलास, सारा भिजलास ना, आई विचारू लागली। माँ ने कहा कि इतने बारिश में तुमको आने की क्या जरूरत थी, देखो तुम बिल्कुल भीग चुके हो ना। सोंडे घरच्या पर्याला पाणी नव्हता का रे, वडिलांनी विचारले। उन्होंने कहा कि सब गांव पानी से भर चुके हैं, वहां पर पानी नहीं था क्या जो तुम आ गए, और तुमको कुछ दिखाई नहीं दिया कि चारों तरफ पानी ही पानी है। हो, परंतु मी आलो कशा तरी, मी म्हटले, लेकिन लेखक ने कहा कि नहीं, मैं आ गया किसी भी तरह। त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो त्यातून, वडील म्हणाले कि इतना बाढ़ आ चुका है कि एक औरत वहां से उस पानी में बह गई, तो भी तुम आ गए। बरे ते कपडे काढ, कडक पाण्याने आंघोळ कर, आई म्हणाली। माँ ने कहा कि ठीक है, अभी तुम बिल्कुल भीग चुके हो, इस कपड़े को निकाल दो और कड़क पाण्याने मतलब गर्म पानी से स्नान कर लो, और फिर हम तुमसे बात करते हैं। मी आंघोळीस गेलो, मैं नहाने के लिए गया। धाकटा भावाने माझ्या लहानसे गाठोड़े सोडले। मैं नहाने के लिए गया और मेरा जो छोटा भाई है, मैंने जो कपड़ा लिया था जिसके अंदर कोट बंधा हुआ था, वो उसने खोलना शुरू किया। लहान मुलांना सवयच असते, छोटे बच्चों को अक्सर ये आदत होती है ना कि कोई आया है तो उनके बैग को टटोलते हैं, उस खोजते हैं कि मेरे लिए इसमें क्या है। वैसे ही ये छोटे भाई ने उसको खोलना शुरू किया। त्यांना वाटत असते कि काहीतरी आपल्यासाठी आणलेले असेल, उनको हमेशा लगता है ना कि मेरे लिए कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, चलो मैं खोलकर देखता हूँ। परंतु मी माझ्या भावंडास काय आणणार, लेकिन मैं मेरे भाई के लिए क्या लाऊंगा, कोणता खाऊ आणणार, क्या मैं खाने के लिए लाऊंगा।
कोणते खेळणे आणणार, कौन-सा खिलौना लाऊंगा मैं, कोणते रंगीन चित्राचे पुस्तक देणार, कौन-सा मैं उसको कलरफुल बुक्स दूंगा. मी गरीब होतो, मैं तो गरीब था, परंतु माझ्या भावास त्या गाठोड्यात काहीतरी सापडले, कि मतलब मैं इतना गरीब था, मेरे पास कुछ था नहीं, खाने के लिए मैं नहीं लाया था, कुछ खिलौने में लेकर नहीं आया था, उसके लिए मैं बुक्स नहीं लेके आया था, लेकिन फिर भी मेरे भाई को उस कपड़े में कुछ ना कुछ उसे मिला. त्यात कोट सापडला, उसमें उसको कोट दिखा, नवीन कोट, नया कोट. तो कोट नव्हता, ते हृदय होते, ते प्रेम होते, ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती, कि जब मेरे भाई को उसमें कोट दिखा, तो वो कोट नहीं था, वो प्यार था, वो प्यार को दर्शा रहा था. आई जो बोल रही थी कि जब तुम्हारे भाई बड़े होंगे और तुम्हारे लिए ये काम करेंगे, नया कोट लाएंगे, वो लेखक के मन में बैठ चुका था और वो उन्होंने कम उम्र में ही उसको पूरा कर दिया. अण्णा, हा लहानसा कोट कोणाचा? अब ये छोटा भाई, धाकटा भाऊ मतलब छोटा भाई, ये अपने बड़े भाई को पूछ रहा है कि ये छोटा कोट किसका है. हा नवीन कोट कोणाला रे, की ये नया जो कोट है ये किसके लिए है. धाकटा भाव कोट घेऊन बस जवळ येऊन विचारू लागला. धाकटा भाव मतलब छोटा भाई लेखक के पास आया और वो उसे पूछने लग गया कि ये नया और छोटा सा कोट ये किसके लिए है. मग सांगेन, घरात जा घेऊन, मी म्हंटले. उन्होंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, तुम घर में जाओ, ऐसा लेखक ने कहा. आई, हा बघ कोट, हा काही अण्णाच्या अंगाचा नाही, हा मला आणलायस. हो आई. अब ये छोटा भाई को समझ में आ रहा है कि कोट का शेप जो है वो तो छोटा है, मतलब बड़े भाई के नाप का तो है नहीं, तो वो समझ जाते हैं कि ये मेरे लिए ही है. धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला कि ये कोट देखो, ये तो बड़ा शेप में बड़ा नहीं है, मतलब ये बड़े भाई के लिए नहीं है, इसका शेप छोटा है. और उन्होंने अपने ऊपर रख करके देखा तो उनको वो उनके मेजरमेंट के हिसाब से बराबर था, तो वो समझ गए कि मेरे लिए है. आई ने कोरडे धोतर दिले. आई ने, वो तो नहाने गए थे लेखक, तो जैसे ही वो नहा कर आए तो उन्होंने उनको ड्राई, कोरडे मतलब सूखा, धोती दिया पहनने के लिए. और मैं चूल्ही जवळ सेकत बसलो, और चूल्हे के पास में अपने आप को गर्माहट देने के लिए चूल्हे के पास में लेखक बैठ गए. आई म्हणाली, श्याम, हा कोणाचा कोट. माँ ने कहा कि श्याम, लेखक का नाम है श्याम, ये किसका कोट है. मोरू जोशांकडे कार्य द्याव्यांची आहे, कि क्या किसी ने दया खाके तो तुमको नहीं दे दिया है. कापातल्या मुख्याने पाठविला असेल, किसी ने तुमको मतलब मूर्ख बनाया होगा और तुमको दे दिया है, ऐसा तो नहीं. ऐसा वडील ने कहा, मतलब डैडी ने कहा. नाही, हा मी पुरुषोत्तम साठी शिवून आणला आहे, मी म्हंटले. श्याम ने कहा, नहीं, ये मैं मेरे भाई, छोटे भाई पुरुषोत्तम के लिए सिलवा कर लाया हूँ. पैसे रे कोठले, कोणाचे कर्ज काढलेस, का फीस चे दवडलेस, वडिलांनी विचारले. डैडी ने कहा कि पैसे कहाँ से आए, किसके पास से तुमने कर्ज लिया. कर्ज काढलेस मतलब किसके पास से तुमने पैसों का कर्ज लिया, या जो फीस का पैसा जो हम तुमको देते थे वो तो नहीं तुमने कहीं डुबो दिया. वडिलांनी विचारले, डॅडीने ऐसा पूछा. कोणाच्या कोणाच्या पैशांना हात तर नाही ना लावलास. आई ने कातर स्वरात विचारले. अब माँ को भी चिंता हो गई, तो माँ ने एकदम शेकी वॉइस में कहा कि किसी के पैसे को तो नहीं तुमने हाथ लगाया. आई, मी कर्ज काढले नाही. अब श्याम कह रहे हैं कि नहीं, मैंने किसी से पैसा उधार नहीं लिया है, चुराया भी नहीं है, और फीस के भी पैसे को इसमें खर्च नहीं किया है. तब देखो आप ममा क्या समझती है. मग उधार का शिवून आणला श्याम, वडिलांनी विचारले. तब डैडी ने कहा, तो फिर तुमने उधार में मतलब ये सिलवा कर तो लाए हो, अब पैसा तो देना बाकी होगा, तो ऐसा तुमने क्यों किया. भाऊ, तुम्ही मला खाऊला आणा, 2 आने देत असा. अब श्याम बता रहे हैं अपने डैडी से कि आप जब आते थे दाबोली में कोर्ट कचहरी के काम से, तो आप मुझे आना 2 आना देते थे खाने के लिए. ते मी जमविले, वो मैंने जमा किया. गेल्या 2-3 महिन्यांच्या सारे जमविले. 2-3 महीने, 3 महीने से मैंने वो सारे पैसे को जमा कर लिया. त्यातून हा कोट शिवून आणला, कि मतलब मैंने पैसे देकर
कोट लाया है, ऐसा नहीं है की अभी पैसा देना बाकी है. आई म्हणत असे, माँ अक्सर कहती थी ना की तुझे अण्णा दादा मोठे होतील मग पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट. तो माँ का ये कहना था ना कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं पुरुषोत्तम के लिए नया कोट सिलवा कर लाऊंगा. तो ये मैंने मन में निश्चय कर लिया था. मी मनात ठरविले होते की येताना त्यांच्यासाठी नवीन कोट आणवायचा. कि ये तो मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं नया कोट सिलवा कर ले आऊंगा. पुरुषोत्तम, बघ तुला होतो का. मी म्हंटले. अब मैंने पुरुषोत्तम से कहा कि इसको पहन कर देखो, ये तुमको हो रहा है ना, आप देख रहे हो ना इसमें. पुरुषोत्तम ने नया कोट पहना हुआ है. तो जब वो पहनकर देखता है तब वो देखो क्या कहता है. अण्णा हा बघ छान होतो. आणि आतलाही खिसा कि पुरुषोत्तम ने कोट पहनकर दिखाया और देखो ये कितना अच्छा लग रहा है मुझ पर. और अंदर की तरफ इसमें खिसा भी है, मतलब स्पेस भी है. आता माझ्या पेन्सिल हरवणार नाही आई बघ. अब वो कह रहे हैं कि अभी मेरा पेंसिल जो है वो मैं अंदर वाले खीसे में रखूंगा तो वो घूमेगा नहीं. आई बघ. पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला. अब पुरुषोत्तम अपनी मदर को बता रहे हैं कि देखो मम्मी ये कितना अच्छा लग रहा है. मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहिवर आला. जैसे ही मदर ने ये सच्चाई जानी कि ना मैंने चोरी की है, ना मैंने कर्जा किया है और ना ही मैंने उधार लिया है, मैंने तो ये रकम देकर मतलब जो मेरे पॉकेट मनी के लिए, पॉकेट मनी से भी कम, मतलब खाने के लिए जो पैसे होते थे उस पैसे से मैंने सिलवा कर लाया है. तो मेरी मदर बहुत ही खुश हो गई. ती म्हणाली, श्याम तू वयाने मोठा नाहीस, पैशाने मोठा नाहीस, शिकून मोठा नाहीस, परंतु मनाने मोठा आजच झालोस हो. हेच प्रेम बाळांनो पुढेही ठेवा. अब माँ क्या कह रही है श्याम से कि तुम उम्र में बड़े नहीं हो, तुम पैसे से भी बड़े नहीं हो, इवन तुम्हारी पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन तुमने मन से तुम बड़े हो गए हो क्योंकि तुमने मेरे मन की आवाज को सुन लिया और इस बात को उम्र से पहले ही पूरा कर दिया. यही प्यार अब आपस में बनाए रखना. या प्रेमावर कोणाची दृष्टी नको पडायला कि इस प्यार पर किसी की भी बुरी नजर ना लगे. वडिलांनी ही माझ्या पाठीवरून हात फिरवला. डैडी ने भी मेरी बातों को सुनकर मेरे पीठ पर हाथ फेरा. ते बोलते नाहीत, ते बोलले नाहीत, उन्होंने कुछ कहा नहीं. त्या हाथ फिरवण्यास सारे बोलने होते, लेकिन उनके पीछे मेरे हाथ सहलाने से ही सारे शब्द उसी में समाये हुए थे. साऱ्या स्मृति होत्या और वो सारी मेमोरीज उन्हीं के हाथ में ही थे, उनके स्पर्श में था. उनको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी. तो ये लेसन से हमें श्याम के बंधु प्रेम का अनोखा प्यार हमें देखने मिलता है. लेट अस डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. नवीन पाऊस सुरू होण्याच्या मातीवर काय परिणाम होतो. श्यामने कोणता निश्चय केला होता. लहान भावाला आईने कसे समजावले. श्यामचे वडील वर दापोलीला कशासाठी जात. श्यामला चालवण्याचे श्रम का वाटत असे. सो वी विल डू दिस क्वेश्चन अँड आन्सर्स. नवीन पाऊस सुरू होण्याच्या मातीवर काय परिणाम होतो. नवीन पाऊस सुरू झाला की भिजलेल्या ओल्या मातीला एक रम्य सुंदर गंध येतो. श्यामने कोणता निश्चय केला होता. आपल्या धाकट्या भावाला नवीन कोट किंवा सदरा शिवून न्यायचा असा निश्चय श्यामने केला होता. लहान भावाला आईने कसा समजावला. तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, कमवायला लागतील, मग तुला 6 महिन्यांच्या नवीन सदरा शिवतील. असा हट्ट करू नको असे आईने लहान भावाला समजावले. श्यामच्या वडील वरचेवर दापोलीला कशासाठी जात. श्यामचे वडील कोर्ट कचेऱ्यांच्या कामांसाठी वरचेवर दापोलीला जात. श्यामला चालण्याचे श्रम का वाटत नव्हते. श्यामने धाकट्या भावांसाठी नवीन कोट शिवून घेतला होता. आईला किती आनंद होईल या सुख स्वप्नात तो दंग होता, म्हणून श्यामला चालण्याचे श्रम वाटत नव्हते. श्यामला थंडीच्या दिवसात न मिळणाऱ्या गोष्टी ते होते मफलर, जॅकेट आणि गरम कोट. श्यामने आणलेला नवीन कोट बघून
त्याच्या आई वडिलांनी मनात निर्माण झालेले प्रश्न. हा कोट कोणाचा? मोरू जोशाला द्यायचाच का? कापातल्या मुक्याने पाठवल्यास का? पैसे कोठले? कोणाचे कर्ज काढलेस का? फीसचे दवडलेस? थर्ड पॉइंट, कोणाच्या पैशाला हात तर नाही लावलास? उधारीने शिवून नाही ना आणलास? सो दिस वॉज द 3 पॉइंट्स. आता का ते लिहा. श्यामचे डोळे अश्रूने न्याले होते. का श्यामचे डोळे अश्रूने न्याले होते? धाकट्या भावाच्या कोट शिवून हातात आला. जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला. आपण केलेला निश्चय पूर्ण झाला म्हणून कृतार्थ भावाने श्यामचे डोळे अश्रूने न्याले. श्याम ज्यांच्या घरी राहायचा त्यांनी त्याला जाऊ नकोस असे का म्हटले? भर पावसात नदी नाल्यांना पूर आले असतील, पर्यायांना उतार नसेल, म्हणून श्याम ज्यांच्या घरी राहायच्या त्यांना श्यामला जाऊ नको असे म्हटले. पिसईच्या पर्या दुथडी भरून वाहत होते. भरपूर पाऊस पडत होता आणि पाण्याला फार ओढ होती. त्यामुळे पिसईच्या पर्या दुथडी भरून वाहत होते. श्यामने सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहिवार आला. श्यामने खाऊसाठी दिलेले पैसे खर्च न करता धाकट्या भावाला नवीन कोट शिवला होता. श्याम भर पावसात अडचणीवर मात करून घरी आला. ही हकीकत आईने ऐकली होती. श्यामचे हे अपार बंधू प्रेम बघून आईला गहिवार आला. Now we will do some opposite words, that is थंड. थंड is गरम. सापडणे is हरवणे. सुगंध दुर्गंध. थोरला is धाकटा. जुना नवीन. लक्ष दुर्लक्ष. स्मृती विस्मृती. And this is the गटात न बसणारा शब्द ओळखा व लिहा. तो शब्द गटात का बसत नाही ते सांगा. समीरा, विनीता, त्यांनी, निखिल. त्यांनी, this is the odd word. मी, सातपुते, त्याने, तिला. सातपुते is the odd words. हिमालय सुंदर, प्रसन्न and भव्य. हिमालय is odd word. लिहिणे, आम्ही, गाणे आणि वाचणे. In this, आम्ही is the odd words. So this we have completed our lesson. If you find my video helpful, please hit the like button, share it to your friends and subscribe my channel. We will be coming with more of our videos. So stay tuned and watch the videos. Thank you.